तो इट इज आई थिंक दीज आर द टाइम्स दैट कॉल फॉर सॉलिडारिटी सबसे पहले, कि पहले सॉलिडारिटी और उसके बाद कुछ और बेटर। तो आई स्पोक अबाउट दिस एनालॉजी मेज रनर वाली, वंडरफुल मूवी, एवरीवन शुड वॉच। मेज रनर बन चुका है ये एग्जाम। नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू यूपीएससी एंड प्रीलिम्स 2023 28 मई को हुआ था। इस टाइम पे उस पेपर को हुए एक हफ्ते से ऊपर हो गया, और बिफोर आई वाज मेकिंग दिस एनालिसिस वीडियो आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मेरी ये वीडियो बनाने की नीड है भी कि नहीं, गिवन दैट अगले मंडे, एज इन कमिंग मंडे ट्यूसडे तक रिजल्ट ही आ जाएगा। बट आई रियलाइज इन द एंड, एज वी कीप टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज अबाउट द प्रोसेस। तो दो चीज़ों पे बात करनी ज़रूरी हो जाती है इस टाइम पे। बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ ओपिनियन है। यूट्यूब पे यू वुड हैव सीन कि बिल्कुल ही बहुत सारी वीडियोस का एकदम से जैसे बाहर ही आ गई है पेपर के ऊपर, और मोस्टली एक मत बात से एवरीबडी शेयरिंग द सेम ओपिनियन एट दिस पॉइंट इन टाइम। एट अ पर्सनल लेवल आई अग्री टू फॉर मोस्ट पार्ट उस ओपिनियन के साथ, बट आई रियलाइज कि देर इज another थिंग दैट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड while those videos are being catered to audience at large, and that is why I realized, I think, even though I might be in minority, even though this might be an unpopular opinion, I will still speak my mind out, even though that attracts a lot of backlash and criticism moving forward, because you can't control it. It is your job to you know uh, talk about what seems right to you. What is that unpopular opinion that I keep talking about? I'll come to that very shortly. But उससे पहले इस पेपर को थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या था ये पेपर, क्या था। फॉर पीपल हु जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव बीन इन द प्रेपरेशन साइकिल फॉर 5+ years एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैंने अपने अटेम्प्ट्स सारे फिनिश कर दिए सीएसई में, और I also got selected in HCS 2021 के एग्जाम के थ्रू। यू विल फाइंड माई नेम इन द लिस्ट एट सीरियल नंबर 93। डीकेटी के साथ भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की कुछ वीडियोस बनाई है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऑन द टॉप राइट हैंड सेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट। So this was about me. So if this is coming from an aspirant who has been in the preparation cycle, you know, in the recent time, if that person comes to you and tells you कि ये पेपर उस 5 साल की पढ़ाई के बाद भी बहुत ज़्यादा नॉलेज का गेम नहीं था, it should bring certain credence to that argument कि कुछ तो बात होगी इस एग्जाम में। तो अगर नॉलेज का गेम नहीं था तो किस चीज़ का गेम था? My fundamental point of disagreement with the echo chamber of YouTube is that next year also in 24 you will not miraculously come to a document जिससे सामान उठ के आ जाएगा। तो let us analyze the paper now very quickly. ये पेपर मेरे हिसाब से not only was it random, it was also contentious, और इसमें चांस फैक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है। फॉर पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मी 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से वुड नो कि मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूँ। क्या बात है? वो बात ये है कि दिस पेपर अनलाइक अ कंज्यूमर ड्यूरेबल डजंट कम विद अ गारंटी कार्ड। इस एग्जाम में द मोमेंट यू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल कोई गारंटी नहीं। पहला अटेम्प्ट हो, छठा अटेम्प्ट हो, दिस एग्जाम इज अटेम्प्ट न्यूट्रल, बनाया ही ऐसे जाता है। गारंटी तो कभी भी नहीं थी। बस इस बारी वो गारंटी की सर्टेनिटी और ज्यादा कम हो गई है। तो वो फैक्टर, चांस का फैक्टर पहले भी था, बट वो चांस का फैक्टर इस पेपर में हैज इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड। अब ये तीनों शब्द सिर्फ शब्द है। इस शब्दों का एडिफिस क्या है? व्हाई डू आई से दैट दिस वाज अ रैंडम एग्जाम? व्हाई वाज दिस अ कंटेंशियस एग्जाम? व्हाई वाज दिस व्हाई डिड दिस एग्जाम हैव अ हाई चांस फैक्टर? देखो, रैंडम इसलिए था क्योंकि द लेवल ऑफ डेप्थ दिस दी क्वेश्चंस डिमांडेड, इट वाज नॉट टेनेबल। पहली बात तो अगर कोई कह रहा है, a lot of people ऑन द ग्रुप वर फाइटिंग विद ईच अदर, दे वर विलिंग टू किल ईच अदर। यार मैंने तो पढ़ाई की थी इसलिए मेरा हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ? तूने पढ़ाई नहीं की होगी। तो पीपल वर हैविंग ऑल दोस कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कशंस अमंग्स देम। पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये नहीं याद की जा सकती, पहले तो सोर्स ही नहीं मिलेगा जिसमें वो सारी डिटेल्स एक साथ मिलेगी, पहली इशू। दूसरी इशू, अगर वो सोर्स तुम्हें कोई कंपाइल करके दे भी देता है, मेमोरी हैज अ लिमिटेशन। हमको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आ रहा है तो यू हैव टू गेट इट राइट, नहीं होता। मेरे भी हर साल लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे दोस्तों के भी होते हैं जो फॉरेस्ट की सॉर्ट ऑफ क्लियर करते हैं। और तो वो लास्ट में एलिमेंट ऑफ लक कम्स इनटू प्ले। यू कांट गेट ऑल दो क्वेश्चंस करेक्ट वो एक सोर्स से आने के बाद भी, लेट अलोन फ्रॉम अ टॉपिक व्हिच इज नॉट इवन कम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। वो टीनेबल नहीं है। अगले साल गलती से मत सोचना कि somebody will feed you another source जिससे क्वेश्चन आ जाएंगे।
ये रैंडम इसलिए था कि इसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ज़्यादा क्लूज नहीं थे। जितना वर्बोस क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में उतने ज़्यादा क्लूज यू वुड फाइंड एट योर डिस्पोजल, तो उनसे यू कैन मेक अ हेडवे। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या हो जाता है, बिल्कुल ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनको भेद पाना, उनको क्लियर कर पाना कॉमन सेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किए मैंने कई क्वेश्चन, बट वो डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा। और फाइनली इवन द क्वेश्चंस which have come from a standard source, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, वो अब भी कंटेंशियस है, उनका आंसर कमीशन बताएगा। टोटल देयर आर अराउंड 15 क्वेश्चंस which are contentious, which brings me to the second point। ये 15 सवाल ऐसे हम देखेंगे कौन कौन से, और 15 से ऊपर ही है वो सवाल जिनका आंसर कोई कोचिंग की नहीं बताएगी, सिर्फ कमीशन बताएगा, और कमीशन डिसाइड करेगा क्या आंसर है। यू कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इट डजंट मैटर, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होगी उस ओपिनियन से कि कौन सा ओपिनियन ज्यादा लाइकली है, कौन सा ओपिनियन लाइकली है उस पोजीशन पे। ऐसी दिक्कत क्यों आई? सबसे बड़ी दिक्कत आई है असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन से। आई वाज baffled at the audacity of a lot of people who say that बहुत अच्छा पेपर था। assertion reason से व्यक्ति का conceptual clarity टेस्ट होता है, नहीं होता टेस्ट। you can always make both sides of the argument assertion reason type questions में, हम देख लेंगे, we'll see with example। you can always say कि हाँ ये जो second statement है, दोनों statements are correct, both statements are correct, and the second statement is the reason for statement number 1 to be correct। और उन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स के लिए यू कैन मेक अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से यू कैन रीच अ डिफरेंट कंक्लूजन कि दोनों अनरिलेटेड है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए कंटेंशन का तो सबसे बड़ा इशू यही है मेरे हिसाब से, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इनको मिला के टोटल 15 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 15 से ऊपर भी हो सकते हैं, जिनका आंसर कमीशन पर डिपेंड करेगा। देख लेंगे हम। प्रॉब्लम क्या है कि 3 क्वेश्चन पे given that you have attempted those 3 questions, अगर unattempted है तो एक अलग बात है, फिर attempted those 3 questions, 3 क्वेश्चन कोई भी, और वो 3 क्वेश्चन का आंसर हम चेंज कर देते हैं, इट हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग अ स्विंग ऑफ 8 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन इन यूपीएससी इज +2 और -0.67। तो अगर वो की अपने आंसर के हिसाब से ठीक बैठते, यू गेटिंग अ +2, अदरवाइज यू गेटिंग अ 0.67, सो वन क्वेश्चन हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग अ स्विंग ऑफ 2.67 मार्क्स। 2.67 into 3 is 8। अब ऐसे 15 सवाल है, खुद कैलकुलेट कर लो। तो मुझे तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे की का क्या मतलब है, कट ऑफ का क्या मतलब है। बोथ थिंग्स आर फिक्शनल, मतलब जैसे कहते हैं दंत कथा है दोनों के दोनों। आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड गेट हैप्पी एक की से अपने नंबर मिला के एक अच्छा स्कोर लेके, और व्हाई वुड एनीवन फील डिप्रेस्ड। अभी ये सिर्फ कमीशन बताएगा। स्टे अवे फ्रॉम कीज एंड स्टे अवे फ्रॉम कट ऑफ स्पेकुलेशंस। चांस फैक्टर इंक्रीज क्यों हो गया है? क्योंकि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट वाली बात इन्होंने एक नया एंगल इंट्रोड्यूस किया। जो लास्ट टाइम देवर टोटल 17-18 क्वेश्चंस, इस बारी 50 क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जिनमें the options are set so that the question says only 1 is correct, only 2 is correct, only 3 is correct, and those questions are not concerned with which of those statements are correct। तो अगर स्टेटमेंट, और दिस हैज बीन स्पोकन अबाउट बाय लॉट ऑफ पीपल एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट नोशन कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, और 3 स्टेटमेंट्स में से लेट्स से यू थिंक ए एंड बी आर करेक्ट एंड यू मार्क ओनली 2, and let's say actually B and C were correct, उस केस में भी आंसर स्टिल गोइंग टू बी ओनली 2। यू अराइव्ड एट द राइट आंसर विद अ रॉन्ग अप्रोच, तो वो भी एक लक का फैक्टर है। तो यू कांट प्रीएम्प्ट इट। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस का फैक्टर आ गया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अभी आई विल एनालाइज सम क्वेश्चन, बट बिफोर दैट मेक कंक्लूडिंग रिमार्क पहले देता हूँ। जो भी इस पेपर को क्लियर करे, आई थिंक विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी वी शुड अग्री कि ये कंप्लीटली हमारी मेहनत का आउटकम नहीं है। मेहनत थी, लेकिन उसके बाद किस्मत भी चली। एंड समवन हु इज मिसिंग आउट ऑन द कट ऑफ शुड आल्सो नो इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट यू। लक फैक्टर है, योग था, योग बन गया तो क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर से या तो यू कैन ट्राई, यू कैन डू समथिंग एल्स, बट इट इज नॉट अबाउट यू। अपने सर के ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा के मत घूमो, इट इज नॉट अबाउट यू। हो गया तो हो गया, चांस फैक्टर से नहीं बने। इतने क्वेश्चंस कंटेंशियस है, यू कांट कंट्रोल ऑल ऑफ दिस, एब्सोल्युटली यू कैन नॉट। तो आई स्पोक अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक बंडलिंग अपनी 2022 की एनालिसिस वीडियो में, नंबर 10 वीडियो में। आई पुट द लिंक ऑन द टॉप राइट सेक्शन उस वीडियो का। तो मैंने बात की थी कि कैसे इन अ गाउशियन कर्व ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले ऑप्शन में यूजुअली द पीक हैपेंस ओनली 2 पे मोस्टली, और 1 could have applied probabilistic bundling 2022 में, क्योंकि सवाल ही 12-13, तो 12-13 पे वो रिस्क लिया जा सकता था। अब इस बारी प्रोबेबिलिस्टिक बंडलिंग भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि नियरली 50 क्वेश्चंस इस तरीके के थे। 50 क्वेश्चन में इतना तुक्का मारना है बहुत हर एक के बस की बात नहीं होती, मैं ये नहीं मार सकता हूँ।
But unfortunate reality, it still works. If you identify the answers, the more likely answers उन सब क्वेश्चन के, अभी भी वो पीक ओनली 2 पे ही हो रही है। तो और व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि ओनली 2 पे पीक हो रही है? तो आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड चारों ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 25% ईच। अगर कोई भी अप्रोच इज बीटिंग दैट नंबर ऑफ 25 परसेंटेज टर्म्स में, तो मतलब वो एक इफेक्टिव अप्रोच है, वो एक टीनेबल अप्रोच हो सकती है। If you calculate, more than 50% of these questions have B as their answer. 2 only वाला आंसर मोस्टली मिल रहा है। अब ये थ्योरी में बात करनी आसान है, ऑफ कोर्स पेपर में फिर भी यू नीड अ लॉट ऑफ करेज। मतलब ओनली समवन हु इज क्रेजी कैन हैव दैट करेज कि वो 50 सवालों में ओनली भी मारे। मैं नहीं मार सकता हूँ, बट अब भी ये चल रहा है। प्रोबेबिलिस्टिक बंडलिंग इज स्टिल अ रियलिटी, यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ। अब सवाल ये कि यार अगली बार अगर 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, लगानी है, आई डू नॉट नो। अगेन यू आर एन एडल्ट, you have to live with the decisions in your life, but it is my job to give you all the tools. अगर कोई चीज चल रही है तो इट इज वेरी इजी टू से कि कुछ भी नहीं चल रहा है और या तो डेप्थ में पढ़ के आ जाओ वरना खाली बैठो। मेरा उससे जीरो एग्रीमेंट है, जीरो। अगर कोई तरीका, कोई लॉजिकल रीजनिंग, कोई प्रोबेबिलिस्टिक बिल्डिंग चल रही है तो आई थिंक एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू इट। पता तो होना चाहिए सबको। अग्री टू डिसएग्री, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, डोंट यूज इट। नोबडी इज फोर्सिंग यू, बट यू कांट डिनाई कि ऐसी कोई चीज है नहीं। मतलब इफ यू हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट डिनाई दैट डेटा। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इतनी तो प्रॉब्लम्स तो सभी गिनवा रहे हैं और कमीशन को वेरीफाई करे हैं और अपने आप से अकाउंटेबिलिटी हटा रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग दैट इन माय आईज, बट इन द एंड नोबडी स्टैंड्स टू गेन। थोड़ी देर के लिए यू फील एम्पैथी फ्रॉम द अदर पर्सन कि यार पेपर तो डिफिकल्ट था, मेरा नहीं क्लियर हुआ, कोई बात। लेकिन वो एंड गेम नहीं हुआ ना। यू हैव कम हियर टू क्लियर द पेपर, यू हैव कम हियर टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट द बेस्ट शॉट। तो अब मैं क्या करूं विद दिस डेटा टू गिव माई सेल्फ द बेस्ट शॉट? अभी आई सॉ लॉट ऑफ वीडियो यूट्यूब पे, लगभग ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी इस एनालिसिस की जो मैंने ना देखी हो। पहले बनाने से पहले आई वांटेड टू हियर कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, और फिर आई केम टू दैट कंक्लूजन कि कुछ से तो मैं एग्री कर रहा हूँ। जिस बात से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि वी गोइंग टू डिसाइड द वे फॉरवर्ड इन 2 months टाइम, 3 months टाइम, कुछ और पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नहीं देखना कुछ, अब भी कुछ नहीं पढ़ना, अब भी कुछ नहीं देखना। प्रोसेस अब भी वही है, गारंटी पहले भी नहीं थी, गारंटी अब भी नहीं, बट तरीका अब भी वही है जो हम पहले से फॉलो करें। क्या है वो तरीका? तरीका है बेसिक सोर्सेज को ठीक से घोट के इंटरनलाइज कर लेना। जो भी पेरिफेरल नॉलेज अपनी जिंदगी में आज तक अक्यूमुलेट की है उसको लेवरेज करना, एंड नोइंग दैट नो एडिशनल सोर्स विल एनेबल यू टू परफॉर्म बेटर, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ गाय हु हैज स्पेंट 5+ years इन रीडिंग ऑल दोस सोर्सेज। इतनी मैगजीन्स मैंने पढ़ी है, इतना वैल्यू एड कंटेंट पढ़ा है, कुछ नहीं काम आता पेपर, नहीं आ सकता। और 5 साल पढ़ने के बाद काम नहीं आया, 1 साल में कोई नया सोर्स नहीं आ जाएगा विच कैन हेल्प यू। जो भी व्यक्ति कह रहा है आई विल डिजाइन अ न्यू कंटेंट जिससे हिट रेट बेटर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उस बात में बहुत ज्यादा कुछ सच्चाई हो। अब भी सोल्यूशन मुझे यही पता लगा 5+ years के बाद, कॉमन सेंस इज द की। और यू विल नीड टू बिलीव इन द प्रोसेस, यू नीड टू बिलीव कि यार अगर कुछ चलेगा तो वो बेसिक सोर्स, बेसिक किताब का ज्ञान, न्यूज़पेपर और कॉमन सेंस चलेगा और पेरिफेरल नॉलेज चलेगी। अगर ये नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। और अगर कुछ चल सकता है तो इट इज ओनली दीज टूल्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प मी। हम कुछ इलस्ट्रेशन भी देखेंगे कि इस हाइपोथेसिस की क्या बैकिंग है। इन 2022 a lot of people were saying कि elimination is dead, elimination is dead. I don't call it elimination क्योंकि elimination has gotten a very bad name of late because YouTube पे वीडियो बना के व्यू लेना बड़ा आसान है। जब आंसर की अपने सामने हो तो किसी भी आंसर से किसी को भी रेट्रोफिट कर दो, मतलब यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, एंड दैट इज व्हाई एलिमिनेशन गेट्स अ बैड नेम, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल दे मिसयूज द आर्ट, दे मिसयूज द आर्ट ऑफ कॉमन सेंस एंड देन दे पोर्ट्रे अ पिक्चर कि पेपर तो हलवा था। पेपर कभी हलवा नहीं, आंसर की देख के कोई भी आंसर बना सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस इस पेपर में नहीं चलती। आई मेड शर्लॉकिंग कैटेगोरिकली 2022 के एनालिसिस व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल YouTube. I'll put the link of the playlist on the top right section to prove that hypothesis. To prove that hypothesis. And I have openly accepted कि इन क्वेश्चन में नहीं चलेगी, जिन क्वेश्चन में नहीं चलेगी जबरदस्ती का if you try to retrofit is why the art gets a bad name. अब सबसे पहला इको चैम्बर यूट्यूब का था कि एलिमिनेशन इज डेड, लॉजिकल रीजनिंग चलती नहीं है, कोई नया रिसोर्स पढ़ना पड़ेगा इंडिया। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। लॉजिकल रीजनिंग विल नेवर बी डेड. Logical reasoning is a reality and logical reasoning and objective type papers are two sides of the same coin. जब तक ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि एक क्वेश्चन बन रहा है, उसके 4 ऑप्शन है और आंसर उन चारों में से एक ही है, उस पर लॉजिकल रीजनिंग चलेगी। हो सकता है कि उसका हिट रेट कम हो जाए,
बट उसका दूसरा साइड भी आर्ग्यूमेंट था, गिवन दैट हिट रेट हैज गॉन डाउन, लॉजिकल रीजन का कट ऑफ हैज आल्सो गॉन डाउन. So it is not as if you need to get a 80% hit rate that maybe you needed back in the day. Back in the day when the cutoff was 116, 2016 में तब चाहिए था हिट रेट. इस साल कट ऑफ बहुत बुरी तरीके से करने वाली है और इसलिए हिट रेट इतना नहीं चाहिए, बट कुछ चलेगा. तो अब अभी क्या चलेगा? बेसिक सोर्सेस, कॉमन सेंस. यू कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट विद इट, आई कांट हेल्प इट. मेरी तो साइकिल खत्म हुई है, आई डोंट हैव टू अपीयर अगेन. इट इज माय जॉब टू गिव यू ऑल द टूल्स. सच बता देना, यू कैन नॉट लाइक द ओपिनियन, you can have a different opinion. It is down to you. I have little interest in convincing more for that argument. अब दूसरा सवाल ये आता है कि कट ऑफ क्या होने वाली है. कट ऑफ सब कह रहे गिरने वाली है. इस बारी कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. यूजुअली आई वुड ऑलवेज प्रेडिक्ट कट ऑफ और उसके 3-4 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहती है. जैसे आई वाज सरप्राइज लास्ट ईयर, आई थॉट कि कट ऑफ 85 से ऊपर, 85 से 90 के बीच में रहेगी, बट मेरा एस्टिमेशन था 85 के वो क्लोज होगी रादर देन 90. कट ऑफ केम आउट टू बी 88, सरप्राइजिंग, बट ठीक है, 2-3 नंबर का वेरिएशन चलता है. इस साल सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि CSAT was too difficult. CSAT was difficult. This paper, GS1 was not difficult. Difficult paper क्या करता है? It rewards people who work hard. That is the reality. Maybe you can again hate it क्योंकि this is not a popular opinion. सारे लोग चला रहे यार बहुत डिफिकल्ट पेपर था. डिफिकल्ट होता है कि किसी किताब से, किसी सोर्स से चीज आ गई हो और पढ़ने वाले ने उसको कर दिया हो. दिस वाज रैंडम, ब्रूटली कंटेंशियस. रैंडम में और डिफिकल्ट में फर्क है, वो हमको समझना पड़ेगा. CSAT ऑन द अदर हैंड वाज डिफिकल्ट एंड आई एम एन इंजीनियर. उसके बावजूद भी आई कांट टच वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस. इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकते थे, बट बिकॉज वो 2 घंटे में करना है. 2 घंटे में यू हैव टू गेट 27 नेट करेक्ट. तो वो क्वेश्चन नहीं हो सकते. अभी दूसरा इको चेम्बर मैं तोड़ना चाहूंगा, जो CSAT का इको चेम्बर है. आई थिंक आई एड्रेस इट यहीं पे. तो अगेन इट्स वेरी इजी टू मेक एन अस अगेंस्ट देम नैरेटिव आपस में ही. और वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम साइकिल में, वी आर ऑल एस्पिरेंट्स, वी आर ऑल टुगेदर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट से ज्यादा उसको एडवांटेज मिल रहा है साइकिल में. कैसे? पीपल आर सेइंग कि दिस वाज एन अनफेयर CSAT क्योंकि इंजीनियर्स हैड एन एज. इंजीनियर्स तो डूब गए इस CSAT के अंदर क्योंकि दे ओनली यूज्ड टू डिपेंड ऑन व्हाट ऑन मैथमेटिक्स क्वांट. वो तो हो ही नहीं सकती इस पेपर में. अगर उसको कॉम्प्रिहेंशन करने की प्रैक्टिस नहीं, वो खत्म हो गया. और जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स वैसे नहीं टच कर सकता. इवन कॉम्प्रिहेंशन उसने किया नहीं किया है, वो वही जानता है. तो दिस वाज इक्वली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. वी आर ऑल इन द सेम बोट. सेम तकलीफ से सारे के सारे एस्पिरेंट्स गुजर रहे हैं. सबसे पहली रिक्वेस्ट एटलीस्ट आई वुड ओनली मेक कि डोंट make an us against them narrative इस टाइम पे. यार उसको एज है, मेरे को एज नहीं है, ये बेहतर कर रहा है, सब फंस गए, पेपर ही ऐसा था. तो इट इज आई थिंक दीज आर द टाइम्स दैट कॉल फॉर सॉलिडारिटी. सबसे पहले कि पहले सॉलिडारिटी और उसके बाद कुछ और. तो ये सब के सब ये पॉपुलर ओपिनियंस के नाम पे जो व्यूज लिए जाते हैं या एक अस अगेंस्ट देम नैरेटिव बनाया जाता है, नोबडी इज गोइंग टू बी हेल्प्ड इन द एंड. उसका भी CSAT पे हम बात करेंगे एंड वील सी कि वे फॉरवर्ड क्या. देखो, फिर से बहस करना बहुत आसान है, विलीफाई करना बहुत आसान है, फ्रेगमेंट करना चीज को बहुत आसान है, अस अगेंस्ट देम नैरेटिव बनाना बड़ा आसान है, सोल्यूशन देना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं दे रहा है सोल्यूशन. में अब क्या करूं? चलो ठीक है, हो गया. व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट रियली सून. तो मेरे हिसाब से कोई नया सोर्स नहीं मिलेगा व्हिच विल एनेबल यू टू परफॉर्म बेटर. आई स्पोक अबाउट दिस एनालॉजी, मेज रनर वाली. वंडरफुल मूवी, एवरीवन शुड वॉच. मेज रनर बन चुका है ये एग्जाम. मेज रनर में क्या हुआ था, उसमें a bunch of people are stuck here in this area and the only way to get out is through this maze. मेज का दरवाजा रोज सुबह खुलता है, रात को बंद हो जाता है. If you're stuck inside at night, you get killed by monsters. अंदर मेज है and you have people जो दिन में जाते हैं उस मेज को ट्रैक करते हैं and they come back, they make a map. Here's the catch. Every fortnight, हर 7 दिन में, 14 दिन में, I don't remember exactly, the maze keeps on changing. Maze में there's some fundamental areas which remain the same, which remain exactly the same, and there's certain nuances which keep on changing. तो ऐसा नहीं है कि maybe 5 days में you're able to make a map and 6th day you'd be able to get out. 5 दिन का बनाया हुआ मैप थोड़ा सा हेल्प करेगा, लेकिन अब वो चेंज हो गई, you'd have to improvise. Such is the nature of this examination. एक overarching framework है जो सेट हो गया है. क्या overarching framework है? बेसिक सोर्स, कॉमन सेंस. ये मेरा फ्रेमवर्क है, ये मेरा टेक अवे. तरीका यही है. मेज थोड़ी थोड़ी चेंज होगी तो यू विल हैव टू इम्प्रोवाइज इन द एग्जामिनेशन एंड देन यू विल हैव टू डिपेंड ऑन योर लक. लक से तो कोई भाग नहीं सकता, इस प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं. तो तरीका वही है, बेसिक सोर्स, कॉमन सेंस, और उन कॉमन सेंस के प्रिंसिपल्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे
प्रैक्टिस करो rather than reading random stuff and hoping for a miracle. अब इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं कि ये जो मैंने बोला है इस बात में रियलिटी कितनी है. बातें करनी बड़ी आसान है, लेट्स सी इफ वी कैन वॉक द टॉक ग्राउंड पे. ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन था. अब लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कंटेंशियस हो सकता है. यूपीएससी की बताएगी, अभी तो 2022 की ही नहीं आई, 23 की तो क्या बात की जाए. बट इन माई असेसमेंट इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस एग्जामिनेशन, मोस्टली इसका आंसर 2 ओनली होगा, ओनली 1 नहीं होगा. A lot of people are saying कि meandering of गंडक ये बूढ़ी गंडक है, वो गंडक अलग है, formed cover lake. मोस्टली यूपीएससी ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क से चीजें देखता है, वो डिटेल में नहीं जाता है. एंड यूपीएससी डजंट मेक स्टेटमेंट्स आउट ऑफ थिन एयर. तो किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में बूढ़ी गंडक को गंडक लिख दिया होगा, दे हैव पिक्ड दैट लाइन. 99% इन माय असेसमेंट दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट एज पर यूपीएससी. ये बात याद रखो, एज पर कमीशन. हो सकता है ऑफ कोर्स ये गलत है स्टेटमेंट, मतलब बूढ़ी गंडक लिखना चाहिए था, बट जब तक यू डोंट कम टू दिस रियलाइजेशन की कमीशन का एक सवाल तरीका है करने का, यू विल हैव टू पुट योर सेल्फ in line with what the commission wants. जब तक इस साइकिल में हो, साइकिल के बाहर you can have a difference of opinion, बट अगर एग्जाम निकालना है तो उस बैंडविड्थ पे आना पड़ेगा, सेम फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, तब चांस अच्छा होगा. सेम झेलम रिवर पासेस थ्रू गूलर, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट. और नंबर 1 कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स, ये हमेशा दीज थिंग्स शुड टेक यू ऑफ डायरेक्टली कि इसको चेंज किया जा सकता है. तो थोड़े से बेसिक नॉलेज से और थोड़ी किस्मत से ऑफ कोर्स बी मार्क किया जा सकता था. ठीक है, ऐसे ही अभी बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आई हैव रेड अबाउट फॉरेस्ट्री, इसलिए आई न्यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कामराजा पोर्ट के बारे में भी नो, मुंड्रा के बारे में पता होता है, बट ये कंटेंशियस था पेपर में, विशाखापट्टनम. बट अगेन, इज इट अ कोइंसिडेंस कि इसका आंसर भी 2 है? इज इट अ कोइंसिडेंस इसका आंसर भी 2 है? प्रोबेबिलिस्टिक बंडलिंग वर्क इस पेपर में भी, बट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 49 क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा करेज चाहिए अप्लाई करने के लिए. ये क्वेश्चन अब भी कंटेंशियस है. देन नियरली 15 क्वेश्चंस व्हिच आर कंटेंशियस. कमीशन बताएगा. ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज से कि दिस इज मोर लाइकली ऑफ एन ऑप्शन, बट देन यू कैन नॉट आल्सो आर्ग्यू अगर कमीशन ने उसका कुछ और आंसर दिया. दिस इज वन सच क्वेश्चन. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आई डू? आई डोंट थिंक यू कैन एवर कम टू अ सोर्स व्हिच विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑन क्वेश्चन नंबर 5. आई हैव स्पोकन अबाउट दिस आई थिंक इन वन ऑफ माय वीडियोस शर्लॉकिंग की. अब मैं 5 पे गया, आई डिडंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है. 5 मैंने क्वेश्चन 5 किया था, एक बार पढ़ लेते हैं. 5 said which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland, mangrove, salt pan, नौपदा swamp, run of Kutch. I do not know. और अब इसका हिंदी क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? आई सॉ कच्छ भूमि, कच्छ, आई मार्क डी. कॉमन सेंस, क्योंकि आई नो कि इसमें कुछ चलेगी तो कॉमन सेंस चलेगी. हो सकता है कॉमन सेंस भी ना चले, कॉमन सेंस लगाने के बाद भी फेल हो जाए, तो फेल तो होना ही है. तो आई माइट एज वेल गिव माई सेल्फ द बेस्ट शॉट. आई वोंट लीव सच ए क्वेश्चन, और आई नो कि 5 साल और बैठ जाएगी तब भी ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन बिल्कुल भी. अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ज्योग्राफी में था. वी हैव आल्सो डिस्कस दिस टाइटेनियम इल्मेनाइट स्पोकन अबाउट. तो अगर कुछ पढ़ना है तो बेसिक सोर्स पढ़ना है. बेसिक सोर्स अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन टिक जाएगा. Question number 7. About 3/4 of world's cobalt is required for the manufacture of batteries of EVs. It is produced by. How would I know? किस सोर्स में मिलेगा ये? अब तो इतने सारे मिनरल्स होते हैं, कितने सारे मिनरल्स की डिटेल देखो मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं 5 साल में याद नहीं कर पाया. हो सकता है कुछ लोगों ने याद कर लिया. आई डोंट थिंक इट इज टीनेबल, यू कैन डू दिस. अगर नहीं हो सकता याद तो क्या करना है? उसका तरीका साफ है. तो कॉमन सेंस से मैंने सोचा, तो आई नो कि ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, इनमें क्या है कि लिथियम मिलता है बहुत सारा, एंड वी नो अबाउट लिथियम रिजर्व्स. अगर तो इन्हीं जगह पे कोबाल्ट भी मिलता होता, तो जब हम लिथियम रिजर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे तो सुना होता कि यहाँ कोबाल्ट भी होता है, लिथियम के साथ कोबाल्ट गोस हैंड इन हैंड, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी नहीं, तो एलिमिनेटेड ए. ऐसे ही कजाकिस्तान में भी नो कि यहाँ यूरेनियम बहुत होता है, एंड अगेन अगर यहाँ यूरेनियम के साथ कुछ और भी हो रहा था, कोबाल्ट भी हो रहा था, तो वी शुड हैव रेड. मतलब एक पैसिव इसका एक रेफरेंस दिया जाता है अगर इफ समथिंग इज found nearly 60% डेंसिटी में compared to rather 75% अगर डिपॉजिट एक ही जगह पे मिल रहा है और वहाँ कुछ और भी मिल रहा है, जैसे यूरेनियम की बात हुई है, तो एक रेफरेंस दिया जाता है कि एडिशनली इन कजाकिस्तान नियरली 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट रिजर्व्स आर फाउंड. बट नहीं पढ़ा मैंने ऐसा, तो आई बैक्ड दैट बेसिक नॉलेज कि अब ये भी नहीं हो सकता. अब 50-50 में अटक गए, बोत्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और ये बहुत सिली लॉजिक है, बहुत वाहियात लॉजिक है, बट आई हैव रियलाइज्ड दीज लॉजिकल प्रोपोजिशंस बाय एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस
क्या लॉजिक था कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है कॉन्गो की, ऑल्दो कॉन्गो रिवर की बात कर रहा है कॉन्गो भी, बट इस रीजन की वजह से, इसी बहुत सिली रीजन की वजह से आई हैड टू टेक अ ब्लाइंड बिटवीन बोत्सवाना एंड बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैंने मार्क कर दिया सी। ऐसा मैंने क्यों मार्क किया? रीजन बड़ा सिंपल था। यूपीएससी व्हाट इट डज समटाइम्स इट रिपीट्स दिस राइट आंसर, राइट, समटाइम्स, वेरी रेयरली इट डज इट, बट इट डज इट। So if I had to take a blind between B and C, I would prefer to take a blind on C. तो कहाँ किया यूपीएससी ने इससे पहले? 19 में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। 19 में what happened? 2019 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये सेटी का पेपर है। You can go check कमीशन वेबसाइट। क्वेश्चन था which one of the following is not a हड़प्पन साइट? चहुंदारो पता होता है सबको कि दिस इज अ हड़प्पन साइट, कोट डिजी पता होता है। सोहगोड़ा देसलपुर इतना फेमस नहीं था। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, आई वाज नॉट अवेयर दोनों में से क्या आंसर है। आई लेफ्ट दिस 50-50 में छोड़ के नेक्स्ट साइकिल में आऊंगा, सेकंड इटरेशन में आऊंगा। 8th कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रणन्यू अशोका मेंशन्ड अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? ए कागनहल्ली, साची, शाहबाजगढ़ी, सोहगोड़ा। सोहगोड़ा। आई रियलाइज कि अब ये ऑप्शन ऐसा नहीं बनाएगा यूपीएससी कि यहाँ इंस्क्रिप्शन होगी ही नहीं। तो इसका मतलब दिस हैज समथिंग टू डू विद मॉडर्न टाइम्स, दिस हैज समथिंग टू डू विद मॉडर्न टाइम्स एंड मे बी दिस हैज नथिंग टू डू विद आईवीसी। तो वो लॉजिकल प्रोपोजिशन से आई अराइव्ड एट द आंसर सी। अगेन ऑन अ डिफरेंट डे कोई भी लॉजिकल अप्रोच गलत हो सकती है। आंसर निकालने का 100% गारंटी से एक ही तरीका है कि वो किताब में पढ़ा हुआ हो। उसके अलावा कोई भी अगर लॉजिकल रीजनिंग यूज हो रही है, कॉमन सेंस यूज हो रही है, इट कैन ऑलवेज गो रॉन्ग। हुई है गलत बहुत क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में गलत, बट उसके अलावा तरीका क्या है? किताब में तो ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। तो आई न्यू ऑफ दिस ह्यूरिस्टिक, मैंने वो लगा दिया। अब ऑन अ डिफरेंट डे नहीं चलता, अभी नहीं चलता तो वैसे आई वाज गेटिंग अ 0, आई वाज एनीवे नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चल गया, आई गेट अ +2, आई विल मूव फॉरवर्ड। तो आई एम नॉट एट ऑल एन आइडियलिस्ट इस एग्जाम के अंदर की पढ़ के होने वाला है। मैंने तो जो रियलाइज किया, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको साफ साफ शब्दों में बताना है। इट इज वॉट इट इज। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, सो आई नो कि इतनी एंगेजमेंट नहीं होती, बट तब भी 60% यू एलिमिनेट दिस, यू अराइव एट द राइट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लॉजिकल रीजनिंग, बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं चली, चली है, मे बी दैट एक्सटेंट हैज गॉन डाउन, बट एट द सेम टाइम द कट ऑफ इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन। तरीका अब भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे फेलियर आए, प्रोसेस यही है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। So I think that is it as far as this analysis is concerned. Baki with time I will analyze all these questions exhaustively, detail में subject wise तोड़ के, and then we'll see कि how do we move forward from here. अब एक बारी इसको finish करने से पहले CSAT भी देख लेते हैं। तो CSAT का ये पेपर है, तो let's start with अब CSAT के discussion। जल्दी से CSAT को analyze करते हैं ऊपर से कि तरीका क्या हो सकता था और क्यों डिफिकल्ट था। तरीका इसका अब भी साफ है। पहले 1 घंटे में यू शुड हैव गॉन थ्रू सारे के सारे 80 क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे 80 क्वेश्चंस यू शुड हैव गॉन थ्रू, और ब्रूटली स्किप करो एनी क्वेश्चन विच इज टेकिंग मोर देन 20 to 25 सेकंड्स टू कॉम्प्रीहेंड, जो 20 से 25 सेकंड में समझ नहीं आ रहा है, और यू रियलाइज विद इन द फर्स्ट 35-40 सेकंड्स कि ये नहीं बने, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और दिख जाता है वो कॉमन सेंस से, प्रैक्टिस से वो नैक डेवलप हो जाती है, उसे टच ही नहीं करना है। यू कम बैक टू इट इन द सेकंड आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन में ट्राई टू ओनली फोकस ऑन लो हैंगिंग फ्रूट, और अगेन अगर किस्मत ठीक ठाक हुई तो इजीली 70-80 नंबर आ जाते हैं। इसमें क्या था कि वो क्वेश्चन भी बहुत कम थे सारे, तो मुझे भी क्वांट आई वुड हैव आल्सो लेफ्ट क्वांट के क्वेश्चंस। तो क्या कर सकते हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन सारा करना पड़ेगा, सारे के सारे 27 क्वेश्चंस, और एटलीस्ट 24+ क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड। उसका भी तरीका आई हैव स्पोकन अबाउट इन डिटेल, आई विल पुट द लिंक ऑन द टॉप राइट सेक्शन। क्या करना है, जो मैंने 2021 की फ्री वीडियो डाली हुई है, एक बारी उस फ्री वीडियो को देख लेना, 21 की कॉम्प्रिहेंशन को। आई हैव स्पोकन अबाउट हाउ यू कैन अराइव एट द राइट आंसर विद द हाईएस्ट पॉसिबल हिट रेट इन CSAT, CSE के अंदर एटलीस्ट। यू डोंट हैव टू रीड मोस्ट ऑफ द पैसेज, और अगर वो पैसेज डिटेल में पढ़ लिया, गारंटी है इसकी कि यू विल नेवर कम टू द राइट आंसर। तरीका बड़ा साफ है, यू हैव टू रीड एट द ऑप्शंस फर्स्ट, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, एलिमिनेट द नॉन कंप्लीटली जो इलॉजिकल ऑप्शन है, यू हैव टू एलिमिनेट देम, एंड देन फाइनली स्किम थ्रू द पैसेज, उसमें कॉमन कीवर्ड्स देखो,
और उन कीवर्ड्स के हिसाब से देन पिक एन ऑप्शन, चाहे वो अजम्पशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो रैशनल पोटेंशियल कंक्लूजन का क्वेश्चन हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। बेस्ट पॉसिबल हिट रेट, यू कैन सी इट एट वर्क उस वाली वीडियो में। तो लेट्स से इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, ये अटेम्प्ट कर दो, ये अटेम्प्ट कर दो। लेट्स से ये अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन कह रहा है लेट्स रीड थ्रू दी ऑप्शंस फर्स्ट। हमें क्या बताना है, हमको बताना है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ कंक्लूजन बताना है हमको। ए कह रहा है नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड बी मेड, सो दिस इज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। पॉलिसी भी इसमें आ रखा है, यूजुअली ऐसे पॉलिसी वाले ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, गो बैक एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, यू विल सी द पैटर्न योरसेल्फ, यू हैव टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। और कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, इट इज ऑल अबाउट पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो GS1 का पेपर हो, चाहे वो CSAT का पेपर। दिस इज माई प्रेफर्ड ऑप्शन बी, ऑल रिवर शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफर्स क्रिएटेड, बी एक्सट्रीम लग गया मुझे। सी, water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created, ठीक लग रहा सुनने में, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल ए इज माई प्रेफर्ड ऑप्शन, क्योंकि द वे इट इज वर्डेड इट इज हॉलिस्टिक, और ये पॉलिसी वाली बात जो है मोर ऑफन देन नॉट दिस इज द आंसर। डी, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स शुड बी रिड्यूस, ठीक है, ये भी कुछ बहुत गलत बात नहीं है। आई स्टिल हैव ए एज माई प्रेफर्ड ऑप्शन। अब मैं विद इन 35 सेकंड्स आई विल स्किम थ्रू, डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, ऊपर से स्किम थ्रू, पॉज द वीडियो, स्किम थ्रू द पैसेज रियली क्विकली। क्या लिखा हुआ है, वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात हो रही है, रिवर सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, वाटर स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। इंश्योरिंग बैलेंस, वी हैव टू इंश्योर बैलेंस, बेसिन बेस्ड अप्रोच, एलोकेट वाटर, allocating fair share of water requires assessment, objective criteria, specificities, size, existing water use, efficiency, projected future use, ensuring। तो ये एक holistic बात कर दी है in the last paragraph, and ये भी holistic है, national pragmatic legal policy framework for water allocation should be made। Why are we doing all that assessment? So to ensure that we have an equitable sharing of water। मार के move forward, you have to be very decisive। Question number 2 ऐसे ही बहुत जल्दी देखो, which one of the following statements best reflects what is implied? What is implied by the passage? I do not know. Very quickly, I'll skim through the options. Education system must be strengthened in rural areas. ठीक है, positive statement है. I don't have a strong enough reason to negate one. B, large scale and effective implementation of skill development program is the need of the hour. ठीक है, कोई issue नहीं लग रहा. B can also be my preferred option. C, for economic development, health and nutrition of only skilled workers need special attention. Can you see the extreme connotation? Eliminate. C, absolutely eliminated. D, for rapid economic growth, as envisaged by attention should be paid to health and nutrition of the people। ये भी ठीक हो सकता है। अभी I can't pick one between A, B and D, तो very quickly I'll skim through the passage में skim through करो। more than half they are speaking about anemia, उसके बाद productivity, TB burden, तो they are speaking about health। अब health के बारे में बात हो रही है तो A तो कट जाएगा, A कट गया, and even B भी कट गया। obviously you arrive at option number D। और क्या लिखा हुआ है, malnourished children, productivity कम हो रही है, worse than adequately nourished peers, economy dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, so D is correct। for rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people। डिटेल में पढ़ने जाओगे you will waste a lot of time and you will be confused। यार एजुकेशन के बारे में भी बात तो हो रखी है, indirectly स्किल के बारे में बात हो रखी है, तो what would you mark? You have to be very decisive based on patterns you identify that you arrive at by previous question analysis। और कोई तरीका नहीं है, जल्दी से कर लिया, तीसरा भी ऐसे हो जाएगा। अब द मोमेंट यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, छोड़ो क्वेश्चन नंबर 4 को, लंबा टाइम लगेगा इसमें, बहुत डिटेल लिखी हुई है, समझना पड़ेगा। 5 छोड़ दो, एटलीस्ट फर्स्ट आइटरेशन में टच ही नहीं करना। इफ यू टच दिस क्वेश्चन यू गॉन, दैट इज द हार्श रियलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी छोड़ दिया फर्स्ट आइटरेशन में, कोई पॉइंट नहीं इसको टच करने का, बिकॉज looks daunting unless you know of the tactic। don't touch question number 7। question number 8 you can touch if you come to the realization कि जो यूनिट डिजिट आएगा it will come because of 2 की कुछ पावर रेज हो रही होगी, उसकी वजह से you will get the unit digit। अब 2 की पावर कितनी है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ गया, ओवरआर्चिंग अंडरस्टैंडिंग आ गई। विद इन 20 seconds I realize the process। what is the process? we'll multiply this very quickly। we'll multiply 63 into 15 and उसके बाद we will raise the power of 2। we'll find the pattern कि 2 power 1 क्या होता है, 2 power 3 क्या होता है, 2 power 4 क्या होता है, और what is the unit digit in this case, and we'll see when does the pattern repeat। और फिर हम देखेंगे कि क्या हम उस repetition से इस conclusion तक आ सकते हैं कि इस power पे 2 की क्या unit digit
आएगी इन दी एंड. So within 20 seconds you come to that conclusion, you have to make that calculation. That calculation is also very lengthy. That was the problem with the CSAT paper. ये जो easy questions भी थे उसमें बहुत बहुत ज़्यादा tough calculation थी. तो यहाँ tough calculation हो जाती है, वहाँ silly mistake की possibility बढ़ जाती है. You can't help it, it is what it is, सबके लिए है. और that is the harsh reality. पर अब easy questions थे ही नहीं इसमें maths के. थे ही नहीं easy question, वरना usually you'd have 10-12 तो बहुत easy questions थे. But थोड़ा time लगा के कुछ हो सकता था. 9th भी टच नहीं कर सकते फर्स्ट आइटरेशन में, 10th भी टच नहीं कर सकते फर्स्ट आइटरेशन में, 11th भी सेम ऐसे कर लेंगे, 12th भी कर लेंगे, 13th भी कर लेंगे. You have to be decisive. तरीका सेम है. You have to first look at the options. Which one of the following statement best reflects the crux of the passage? A. The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. Should be implemented. ये this looks like a mandate. So less likely to be correct. We must place food-based nutrition at the center of our policy debate. Do you see the pattern? Same paper में दो बारी pattern repeat हो गया policy की बात. This is my preferred option. C. Nutritional status of food should be improved by creating appropriately genetically modified crops. हो सकता है, but again mandate लग रही है मुझे. Preferred option मेरा B ही है, क्योंकि pattern मैंने recognize कर रखा है. B जैसे option बहुत सही होते हैं policy वाले. D. Using modern food processing, we must fortify food items with required nutrient elements. तो इसी A, C and D look like mandates. They look like mandates. और B policy की बात कर रहा है, more likely to be correct. फिर भी very quickly within 30 seconds I will skim through and I'll see कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे दिख रही है उसकी semblance कुछ reality में. What does 3 say? Many people are not eating the right food. Simply a decision leading to increase in NCD. This in turn leads to major burden on healthcare systems. For others, it is about limited access to nutritious food, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients. Part of the reason is that food systems are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place. तो ठीक बात है, food at our debate. तो overarching framework की बात हो रही है, mark भी मुझे. It doesn't speak about genetically modified crops. It doesn't speak about UBI. It doesn't speak about fortification. Similarly, अब ये भी बड़ा difficult हिसाब था, बहुत difficult था. First iteration में skip. इसमें you have to take examples और देखना पड़ेगा कि क्या ये can, if you find even a single possibility जिसमें ये सही है, तो that statement will turn out to be correct. तो again बहुत time taking papers आए. Even जो easy questions थे ऐसे, वो भी बहुत ज़्यादा time taking थे. Question number 16 तो छोड़ दो, टच ही नहीं हो सकता ये. First iteration में बिल्कुल भी नहीं हो सकता. Question number 17. For any choice of value of x, y, z, 6-digit number of the form this divisible by. Common sense से always take examples. Example ले लिया 1 2 3 1 2 3. Divide 1 2 3 1 2 3 with 7, 11, 13. When you do it, you realize it is divisible by all three. Mark the move forward. So what am I trying to prove? तरीका बड़ा साफ है. You have to use common sense. कोई भी किताब, और common sense कहाँ से develop होगी? By doing previous year questions. Common sense which has its edifice in previous year question. तरीका ये है. If you have a better way, you are free to follow it. मुझे लगता है तरीका यही है. मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन 18 टच नहीं हो सकता फर्स्ट आइटरेशन में. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग, नहीं हो सकता. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. 20 टच हो सकता है, बट 20 थोड़ा डिफिकल्ट है. लेंदी है. डिफिकल्ट मतलब लेंदी है. इनवर्स निकाल के देखना पड़ेगा. फर्स्ट डे एवरी सिंगल डे हाउ मच डू दे कॉन्ट्रीब्यूट. उसके बाद देखना पड़ेगा कि स्टार्ट मंडे से हो रहा है, एक हफ्ते बाद 7 दिन हो गए, थर्सडे में 10 दिन हो गए, या 10 दिन में काम फिनिश हो जाएगा. अगर 11 में हुआ तो ये गलत हो जाएगा. तो ऐसी बात है. तो वो डिफिकल्टी. तो अगेन ये दिस वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन, और इसमें भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसको सॉल्व करने के लिए. दैट इज व्हाट मेड सीसैट सो डिफिकल्ट. अब उसका रीजन मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. व्हाई हैज इट बीन डन. अब प्रॉब्लम ये ना कि इस बात पे आपस में लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला. टू विलिफाई वन ओवर द अदर, विलिफाई वन अदर, और टू से कि वन सेगमेंट इज बीइंग बेनिफिटेड over another, उससे everyone is in the same boat. Everyone has been at the receiving end of such a difficult paper. So I would just reiterate as a part of my concluding remarks कि we have to be together, we have to be strong, और उसके बाद देखना है कि how do we want to move forward. बाकी 60 more questions you can analyze in similar way. I will analyze it in detail, not now. This is not the time. This is the time to move forward with mains. But this was my intent of doing this basic analysis to show you कि paper difficult था, बट ये बोलना आसान है डिफिकल्ट था. कैसे डिफिकल्ट था वो दिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है, और ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि डिफिकल्ट तो था भी है. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हाउ डू आई गिव माई सेल्फ द बेस्ट शॉट मूविंग फॉरवर्ड? तरीका मैंने बता दिया.
कॉम्प्रीहेंशन के लिए वॉच दोज वीडियोस, दोज विल एड ट्रेमेंडस वैल्यू टू प्रिपरेशन। बाकी जो क्वांट है और जो LR है उसके लिए प्रीवियस से क्वेश्चन कर लो, 2018 से भी कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। और पैटर्न आइडेंटिफाई करो, डोंट से कि ये चीज़ें नहीं चलती, अगर नहीं चलती तो ठीक है, फाइंड अ न्यू वे दैट मेक्स सेंस टू यू, दैट इज इट। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड आई विल, दिस हैज नाउ गॉटन रियली लॉन्ग, तो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो मेंस के लिए, कि मेंस के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, और हाउ कैन यू गिव योर सेल्फ द बेस्ट शॉट मेंस के अंदर। नो कि मेंस में भी गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, यू कैन ओनली गिव योर सेल्फ द बेस्ट शॉट। और ये जब समय में आदमी अटक जाता है ना इस साइकिल में, इज व्हेन यू रियलाइज, बाहर से लगता है कि समवन हु इज स्कोरिंग हाई मार्क्स वो मेहनत से कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो मेहनत से नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी एक हमारी हाइपोथेसिस हो जाती है। बट अगेन यू नो दैट इज व्हाई इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ द डे। नोइंग कि फेलियर भी एंटायरली अपना नहीं है और सक्सेस भी अपनी एंटायरली नहीं है, टेक्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ योर बैक। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही रहेंगे कि पेपर बहुत, पेपर 1 प्रीलिम्स वाला was very random, not difficult, random. Difficult paper, it helps people who worked hard. ये तो बहुत ही अटपटा पेपर था, ये तो मतलब इसकी नीड क्या थी nobody knows, but it is what it is. इस टाइम पे आपस में लड़ाई करके कोई पॉइंट नहीं है, वे फॉरवर्ड मैंने बता ही दिया है, कॉमन सेंस, बेसिक सोर्सेज, बिलीव, और ये पता होना चाहिए embrace the uncertainty. If you want to continue to be benefited by the insights, if you think the insights make sense to you, you can connect to me on Telegram. I run a study group, a broadcast group. You can find the link in the description box. Go in the description box, go to the channel. You are free to ask me any follow-up queries. You can comment if you have any follow-up queries. I'd be more than happy. And if you have any more ideas for future videos, again, you know, feel free to leave your suggestions. That is it. Best wishes to everyone. मंडे ट्यूजडे तक रिजल्ट आ जाएगा, बट यू नो जस्ट बी काइंड टू ईच अदर। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की जान के दुश्मन मत बनो। बहुत ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, पेपर निकल जाता है तो किस्मत से निकला है, और बहुत कोई दुख लेके घूमने की बात भी नहीं है कि भाई फेलियर का ठप्पा लग गया, नहीं लग गया, पेपर डिफिकल्ट था, कुछ ना कुछ हो जाता है जिंदगी में सब, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, रीच आउट टू मी, आई सी व्हाट आई कैन डू, एंड आई थिंक दैट इज इट। Take care, and I will see all of you really soon. Bye.